हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यानी कि हमारे 60 डे चैलेंज कोर्स में, जो कि यूट्यूब चैनल से ही कहीं आप लोग जुड़े हुए हो। तो स्वागत है आप सभी बच्चों को हम लोग मेरे 60 डे के चैलेंज में। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आपके प्यारे दीशु सर आ गए हैं आपको कराने। देखो बच्चा, ये जो 60 डे चैलेंज कोर्स हम लोगों ने आपके लिए लाया है, ये बहुत 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 ही ज्यादा आप लोगों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बच्चा 60 डेज के अंदर हम लोग कराने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस। हम लोग कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं आपका। तो रौनक, खुश रहो बच्चा, कैसे हो कैसे हो? चलो, तो जो भी बच्चे हम पे ट्रस्ट किए हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ ये 60 डेज चैलेंज कोर्स में जुड़े हैं, सबसे पहले तो उन बच्चों को बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं कि इन 60 डेज में आप किस तरीके से पढ़ोगे, क्या माइंड मैप रहेगा, किस तरीके से पढ़ाई किया जाए कि 60 दिनों के अंदर आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सिलेबस के बारे में। डे 1 हम सारे टीचर्स का मोटिव यही था कि डे 1 में हम लोग सिलेबस के बारे में बात करूँ। लेकिन मैं आपको सिलेबस के साथ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी देने वाला हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसा आपका माइंड सेट रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्या करो, इन 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को ही ना कंप्लीट करो, बल्कि क्या करो, सिलेबस को ही ना कंप्लीट करो, बल्कि साथ ही साथ ये भी करो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आपका देखते बन जाए, वो आपका देखते बन जाए। उसके लिए आपको कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो वेलकम टू द दिशु सर क्लास। आप दिशु सर जो है आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर मेरी क्लास कर रहे हो तो आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बच्चा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, बायोलॉजी आपके साकिब सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड पहले कुछ आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से सिलेबस होंगे, कैसे उनकी वेटेज होगी, क्या क्या होगा हमारे। तो हमारे एनुअल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, एनुअल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 5 यूनिट्स में हमारे डिवाइडेड है। सबसे पहला है केमिकल सब्सटेंसेस और नेचर एंड बिहेवियर। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर, बिहेवियर, वो कितने मार्क्स का आएगा? 25 मार्क्स का आएगा, जो कि मेरा केमिस्ट्री है, जो कि मेरा क्या है, केमिस्ट्री है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग की बात करें, बायोलॉजी है, जो कि कितने मार्क्स का आएगा? 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का आएगा। हमारे बात करें नेचुरल फिनोमिना की, जो कि मेरा फिजिक्स है, वो आपका आएगा 12 मार्क्स का। बात करें इफेक्ट ऑफ करंट की, जो कि मेरा क्या है, ऑब्वियसली सी बात है, ये भी मेरा फिजिक्स है, जो कि आपका 13 मार्क्स का आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आपका कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। टोटल मेरे कितने मार्क्स हो गए? 80 मार्क्स हो गए। और जो मेरे आपके प्रैक्टिकल्स होंगे स्कूल के, उनमें आपको ये 20 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है सर, पार्टी पार्टी मांग रहे हैं, बिल्कुल दूंगा बच्चा, बिल्कुल दूंगा। बस ये 60 दिन जो है ना, 60 डेज जो है वो हम हमें दे दो। ठीक है, और साइंस में भाई एकदम समझो तो इस तरीके से लिख के आओ कि हमारी टीम के साथ साथ मैं भी खुश हो जाऊं, हमारी टीम के साथ साथ क्या हो जाओ भाई, मैं भी खुश हो जाऊं, समझे ना? एक मिनट, चलो, ठीक है। तो बिल्कुल दूंगा पार्टी भाई। और ये चिल्ड्रंस डे का ही पार्टी नहीं, आप लोगों को मैं डबल पार्टी दूंगा। आप एक बार बस एग्जाम देकर आओ भाई, आप बस एक बार एग्जाम देकर आओ। चलो बच्चा, तो देख लेते हैं। सबसे पहला मेरा क्या है, सबसे पहला है थीम मेरा मटेरियल्स के बारे में। यानी ये कौन सा यूनिट है? केमिकल सब्सटेंस और नेचर एंड बिहेवियर। ये मेरा केमिस्ट्री है बच्चा, और इसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आपका केमिस्ट्री का क्या है, फर्स्ट चैप्टर है। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है ये देख लो। हमें केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, उनके बैलेंसिंग के बारे में पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, यानी मतलब उसको हम लोग कैसे सजाते हैं उसके बारे में। फिर से हमारे पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ये हमें क्या पढ़ना है तुम्हारे, ये सब पहले चैप्टर में पढ़ना है। साथ ही साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जो कि हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और देखो बच्चा, घबराने की जरूरत नहीं है। हम इससे जो भी मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ ना, इससे रिलेटेड एक माइंड मैप बनाना है हम लोग को। माइंड मैप क्यों बनाना है? माइंड मैप इसलिए बनाना है क्योंकि हमें इस 60 डेज के अंदर इस ये जितने भी चैप्टर्स है इनको कंप्लीटली कर लेना है। ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए,
कुछ क्वेश्चंस नहीं किए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, सिर्फ चैप्टर पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। एक प्रॉपर माइंडसेट बनाना है कि इन 60 डेज के अंदर हमें बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो हम लोगों से ना बने। आई बात समझ में? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलो। तो दूसरा आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, दूसरा है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट में उसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उनके टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे H प्लस आयंस ओ एच माइनस आयंस के बारे में पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद हमारे पीएच स्केल का इंपॉर्टेंस क्या होता है एवरीडे लाइफ में। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं किसमें बच्चा, केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट में। कह रहे हैं विनय सर 50 रुपीज दिए हैं फोन पे वेज बिरयानी के लिए और आप भी 50 दे दीजिए, जूस भी हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है सर। हम नवादा में रहते हैं, तो कैसे क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से बोलना। ठीक है चलो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं विनय सर से कह देता हूँ कि वो आपको 50 रुपीज़ फ़ोन पे और कर दे। ठीक है, मेरी तरफ से। मेरी तरफ से 50 रुपीज़ आपको और कर दे, तो आपका जूस भी हो जाएगा रौनक। ठीक है? चलो, है ना? फ़ोन नंबर दे दिए। ओह! फ़ोन नंबर दे दिए हो। अच्छा, आप नवादा में रहते हो तो आपको पार्टी कैसे मिलेगा? आकर दूँगा पार्टी भाई, पूरी एसएनटी की टीम आकर पार्टी देगी आपको, आप बस अच्छे रिजल्ट तो लाओ। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मेरा तीसरा चैप्टर जो है वो क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत क्या है बच्चा मजेदार चैप्टर है, जिसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल शुरू से पढ़ते आ रहे हो, बस इनके एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर एक्सेप्शन ही पूछता है इनसे, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पूछता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भले पूछे, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पूछता है। तो मेटल और नॉन मेटल्स मेरे जो एक्सेप्शन है मेनली उसको कंसंट्रेट किया जाएगा, उसको उस पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो जो मेरे रिएक्टिविटी सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे भाई। मेटलर्जी जो है वो बच्चा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी जो है वो क्या है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के, वो आपके मेटलर्जी से ही पूछते हैं, और साथ ही साथ आपके आयोनिक कंपाउंड से भी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेरे पूछते हैं, तो ज्यादा फोकस हमें इसी पे करना है। ठीक है रौनक, मैं विनय विनय सर को बोल देता हूँ, सर रिप्रोडक्शन कौन पढ़ाएगा? तो अच्छा, बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो बायोलॉजी जो है वो आपके साकिब सर पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके साकिब सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, और मेरा जो केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है केमिकल कंपाउंड्स, इसके बारे में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो मेरा चैप्टर का नेम है, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। देखो अच्छा, ये कहा जाता है कि बच्चों के लिए केमिस्ट्री का सबसे हार्ड चैप्टर है, बहुत हार्ड चैप्टर होता है ये। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कितने बच्चों को लगता है ये बहुत ज्यादा हार्ड है सर, कुछ भेजे में घुसती नहीं, कुछ समझ में आता ही नहीं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे नजर में ये जो चैप्टर है ना बहुत इजी है, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा, इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको ये चैप्टर हलवा लगेगा। हलवा समझते हो ना, हलवा, बस खाओ बचाओ। ठीक है ना? तो कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर है वो मेरे नजर में बहुत इजी चैप्टर है, आप लोगों के लिए मैं इजी इसको और ज्यादा बना दूंगा, और ज्यादा इजी बना दूंगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको ऐसा नहीं लगता मुझे कि आप लोगों से नहीं बनेगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे हमारे कार्बन कंपाउंड में। उसके बाद वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, क्या होता है, होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, नोमेनकल्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्कलीन्स, एल्काइंस, इन सब के बारे में हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं। ये सारे के सारे जो टॉपिक है ना बहुत इजी है। सबको लगता है सर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अब फिर हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, हमारे कंबशन, ऑक्सीडेशन, उसके बाद सब्लिमेशन रिएक्शन,
उसके बाद पढ़ेंगे एथेनॉल के बारे में, एथेनॉइक एसिड के बारे में। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम लोग किसमें कवर करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कवर करने वाले हैं। तो हमारे केमिस्ट्री का टोटल टोटल कितना है मार्क्स है? सर न्यूमेरिकल्स कितने नंबर का पूछता है? अच्छा, न्यूमेरिकल्स कितने नंबर का पूछता है? देखो बच्चा, सबसे पहली बात की जो मेरी पूरी फिजिक्स है ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। जो मेरी पूरी फिजिक्स है ना, जैसे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ करेंट और नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल फेनोमेना, ये 3 चैप्टर 3 जो है वो मेरे क्या है, फिजिक्स के हैं। तो सबसे पहले नेचुरल फेनोमेना से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपके क्या आ जाएंगे, लाइट आ जाएगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इससे न्यूमेरिकल पूछता है। उसके बाद आ जाएगा आपका इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इसमें आ जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएगा, उससे 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा टोटल। तो समझो 13 और 12 कितने हो गए, 25 मार्क्स के जो फिजिक्स है टोटल, समझो तो 25 मार्क्स के फिजिक्स है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स पूछता है। तो 25 मार्क्स का फिजिक्स आपका पूछा जाएगा टोटल, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड होंगे। स्पेशली बात करूं तो न्यूमेरिकल्स अगर केस बेस्ड स्टडी पे हो, क्योंकि आपके एग्जाम में केस बेस्ड स्टडी वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो केस बेस्ड स्टडी वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं टोटल 5 मार्क्स तक के भी हो सकते हैं, समझो, ठीक है। क्योंकि एक केस दे देगा आपको, उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे देंगे, तो 4 नंबर या 5 नंबर वाले में पूछते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और नहीं तो बेसिकली एमसीक्यू टाइप में भी पूछ देगा, इजी न्यूमेरिकल्स। और आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले में पूछना है, तो आपको कुछ एक न्यूमेरिकल्स के टर्म्स दे देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूँ इस 60 डेज के चैलेंज कोर्स में, ठीक है। और कोई दिक्कत है? चलो, तो अगले पेज पे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हमारे द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग यानी बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, जो कि आपके साकिब सर पढ़ाने वाले हैं। बट घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज आपको पढ़ना है इसमें। सर मेरे कोचिंग में 400 मार्क्स का महा टेस्ट हुआ था, उसमें मुझे 376 आया है। आज रिजल्ट मिला है साइंस और मैथ्स का। क्या बात है, क्या बात है रौनक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रौनक, वेरी गुड। दिल खुश कर दिया तुमने तो। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। आप बस हमारे 60 डेज के चैलेंज को कर लो कंप्लीट, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ, मैंने यूट्यूब पे भी बोला था, लाइव क्लासेस में भी बोला है, और यहाँ भी बोल रहा हूँ कि गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आप अगर 60 डेज के चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके भी कितना बोले हो बच्चा, 400 में 376 कितना, मैं आपको बता रहा हूँ 500 में 500 आएंगे कंप्लीटली। लो भाई, कंप्लीटली पूरी एसएनटी की टीम के साथ बस तुम काम कर लो, माइंडसेट बना लो, ठीक है। हमारे बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। तो ये सारे प्रोसेसेस के बारे में तुम लाइफ प्रोसेस में पढ़ोगे, सारे के प्रोसेसेस के बारे में कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? लाइफ प्रोसेस में पढ़ोगे। दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी का आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो मेरा है, दोनों में पढ़ना है, आपके एनिमल्स में भी पढ़ना है और प्लांट्स में भी पढ़ना है। इसमें टॉपिक कौन कौन से होंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ह्यूमन ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इसके बारे में हम लोग आपको पढ़ने वाले हैं। किसमें? बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जो कि आपके साकिब सर कराएंगे। तीसरा आपका है बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा, रिप्रोडक्शन आपके साकिब सर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे, उनके हेल्थ के बारे में बताएंगे। उसके बाद सेफ सेक्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या होता है, एड्स के बारे में बताना है, फिर से चाइल्ड बिगनिंग और वुमेन्स हेल्थ के बारे में। ये सारे के सारे टॉपिक आपके कहाँ कवर होने वाले हैं? रिप्रोडक्शन चैप्टर में कवर होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हेरिडिटी और इवोल्यूशन की बात करें, जो कि आपका बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है, तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो है वो आपका, जिसमें पढ़ना है आपको हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, फिर से लॉज ऑफ इनहेरेंस के बारे में पढ़ना है, ये क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको। उसके बाद टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है वो एक्सक्लूडेड है, नहीं आने वाले हैं। हेरिडिटी और इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है बच्चा ना, जिसमें आपको बहुत कम टॉपिक पढ़ना है, बहुत कम, उतना ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन सी चीज एक्सक्लूड है, मतलब नहीं आ रहे हैं, वो बता देता हूँ आपको। इसमें इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन जो है वो नहीं आने वाला है, ये आपको हटा दिया गया है, ये आपका क्या किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो डिलीटेड पार्ट है उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में पूछेगा ही। तो जितना टॉपिक है उतना ही टॉपिक आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा।
ठीक है, ये बायोलॉजी का था। अगर बात कर लेते हैं नेचुरल फिनोमिना की, तो जो कि मेरा यूनिट 3 है, आपको बताया हूँ। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। देखो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कितने बच्चे जो होते हैं चैप्टर पढ़ लेते हैं। चैप्टर उतना हार्ड नहीं है ये। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो आपका चैप्टर है, वो बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ईज़ी चैप्टर है। बट कहाँ प्रॉब्लम होती है? तो न्यूमेरिकल्स में। कहाँ प्रॉब्लम होती है? तो न्यूमेरिकल्स में। बच्चे मेरे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मेरे कन्फ्यूज़ क्यों हो जाते हैं भाई? कन्फ्यूज़ क्यों जाते हैं? बच्चे मेरे जो है ना वो कन्फ्यूज़ जाते हैं कि सर इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा? कैसे किस प्रोस तो देखो बच्चा न्यूमेरिकल्स बनाने के मैं ट्रिक्स भी दूँगा आपको। न्यूमेरिकल्स बनाने के मैं ट्रिक्स भी दूँगा, जिससे आपका न्यूमेरिकल्स बहुत ईज़ी तरीके से बन जाएगा। ठीक है रौनक? आ रही है सबको बात समझ में ना? ठीक है। तो ट्रिक्स के माध्यम से आप क्या करोगे बनाओगे? ट्रिक्स के माध्यम से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा? ईज़ी हो जाएगा। समझे ना? तो आपको सारे के सारे जो टॉपिक है तुम्हारे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, जैसे इमेज फॉर्मेशन हो गया, इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के थ्रू हो गया, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के थ्रू हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सारे टॉपिक आसान है। बट प्रॉब्लम आती है बच्चों को न्यूमेरिकल्स में। किसमें प्रॉब्लम आती है? न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये 60 डेज में आपके इतनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा दूंगा ना, इतनी ज्यादा कि मुझे नहीं लगता कि बोर्ड एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे वो न्यूमेरिकल्स ना बने, आपसे वो न्यूमेरिकल्स ना बने, ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है ना? टफ से टफ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और इजी से इजी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। कितने बच्चे होते हैं ना कि जो ईज़ी चीज़ होती है, आसान चीज़ होती है, उसको छोड़ देते हैं, गलत बात है। क्योंकि देखो बच्चा अगर आप ईज़ी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हो, वो कहते हैं ना कि हमें उससे मतलब नहीं है, जो हमने क्या किया है 100 बार प्रैक्टिस किया है। हमें उस चीज़ से मतलब है जो मेरे मेरे पास ऑलरेडी है, 1000 बार मैंने उस प्रैक्टिस को करके रखा हुआ है। तो ईज़ी चीज़ को आपने प्रैक्टिस किया है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसको क्या बना लो, बहुत ज़्यादा मजबूत बना लो, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो कितने टॉपिक होते हैं, अब मान लो मैथ्स की बात करूँ मैं, तुमने अगर बचपन में प्लस माइनस 1 2 3 4 ये नहीं सीखा होता तो डायरेक्ट क्या तुम प्लस माइनस बना लेते? कैलकुलेशंस कर लेते, है ना? ऐसा नहीं ना होता है। तो आपको ईज़ी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, कितने बच्चे छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। तो ईज़ी चीज़ों को भी बनाना है और आपको हार्ड चीज़ों को बनाना है। तो टफ से टफ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ईज़ी से ईज़ी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मानता हूँ मेरा बड़ा चैप्टर है, बट इसको आसानी से और ईज़ी तरीके से करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप तुरंत पूछ लो मुझसे। ठीक है? चलो, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चा। आगे बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ करंट में। इफेक्ट ऑफ करंट में देखो इस वाले में ना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड भी है। नेचुरल फेनोमेना में मेरा लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर हो गया और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हो गया। तो ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है और एप्लीकेशन पढ़ना है इसके डेली लाइफ में। ठीक है? ये सारे के सारे क्या पढ़ना है हम लोगों को? टॉपिक्स कवर करने हैं हमारे किसमें? किसमें? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। ह्यूमन आई में हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, उनके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, उनके करेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है? और कौन-कौन सी चीज़ एक्सक्लूड है, जैसे हमारे इसमें कौन-कौन सी चीज़ एक्सक्लूड है बच्चा? ये देख लो। कलर ऑफ द सन, सन का कलर, सनसेट और सनराइज। एडवांस सनसेट और एडवांस सनराइज जो है ये डिलीटेड चैप्टर है, ये डिलीटेड टॉपिक है, इसे हम कवर नहीं करेंगे। बट जो कवर करने वाला चीज़ है मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखो बेटा हमारे इफेक्ट ऑफ करंट में 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ये 3 चीज़ इसमें है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, करंट नहीं सर्किट, ओह्म्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। देखो मैं बार-बार बता रहा हूँ, ये जो मेरा फिजिक्स का चैप्टर है ना बहुत ईज़ी है, चैप्टर बहुत ईज़ी होता है, आसानी से समझ में आ जाता है, टॉपिक भी समझ में आ जाते हैं, बट दिक्कत कहाँ होती है? तो न्यूमेरिकल्स में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है फॉर्मूला पे, पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है फॉर्मूला पे। अगर उससे न्यूमेरिकल्स आपको दिए जा रहे हैं बनाने के लिए तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स जो भी बनेगा वो आपके फॉर्मूलाज पे बनेगा। तो कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या माइंड सेट में बना लेना न्यूमेरिक फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज बस। सारे फॉर्मूलाज अगर आपके माइंड में है, वो फॉर्मूलाज कहाँ से आए, कैसे आए, ये अगर आपके दिमाग में है, तो आप क्या करोगे? बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हर एक न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लोगे। चाहे वो फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो,
चाहे वो आपका न्यूमेरिकल्स नंबर बेस्ड पे हो, ठीक है? दोनों टाइप के आप न्यूमेरिकल्स क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बात कर ले तो आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसके बारे में पढ़ना है, हमारे राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ना है, फोर्स सर्कुलर लूप में कैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? और मेरे सोलिनॉइड के बारे में, ठीक है? ये तीन टॉपिक जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेचुरल में हमारे आवर एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है? आवर एनवायरनमेंट में किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट प्रोडक्शन उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो हम लोगों को क्या करने हैं, कवर करने हैं साइंस के कितने दिनों में 60 डेज में 60 डेज में। अब मैं बात करता हूँ बच्चा क्या हम स्ट्रेटजी कैसे बनाए सर, हम अपना माइंडसेट कैसे बनाए, इसके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने डेज है, टोटल हमारे पास 60 डेज है, टोटल हमारे पास कितने डेज है, 60 डेज है। तो 60 डेज में हमें तीन साइंस के तीन चीज को पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री, समझो तो तीन बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर हो गए, फिजिक्स में आपका चैप्टर कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया। उसके बाद मैं बात करूं किसकी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और साथ ही साथ तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये तुम्हारा फिजिक्स जो है वो टोटल कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, टोटल तुम्हारा फिजिक्स जो है वो 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स का तुम्हारा क्या है, फिजिक्स है, जिसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है, आपके रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और साथ ही साथ मतलब समझो तो ये तीन चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर है आपका क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट। तीसरा चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। और चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड। तो चार चैप्टर आपके केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। उसके बाद आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और उसके बाद है आपका रिप्रोडक्शन और आवर एनवायरनमेंट, ठीक है? चार चैप्टर आपके क्या है, बायोलॉजी में है। तो ये 60 डेज के अंदर हमें ये पूरे के पूरे चैप्टर को क्या करना है, पढ़ना है। चलो आओ, कितने चैप्टर है, एक दो तीन 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, टोटल 12 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर है, 12 चैप्टर है। हमारे पास है 60 डेज, हमारे पास है 60 डेज। तो हमारे एक चैप्टर के लिए कितने, एक चैप्टर के लिए कितने दिन लगेंगे, 5 डेज। यानी कि हमें एक चैप्टर के लिए कितने मैक्सिमम डेज देने हैं, 5 डेज। इससे ज्यादा नहीं देने, कम दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इससे कम दे सकते हैं, बट 5 डेज से आपको ज्यादा नहीं देना है, 5 दिन से आपको ज्यादा नहीं देना है एक चैप्टर पे, ठीक है? यानी कि हमको एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, हमको कितने दिन चाहिए, मात्र 5 दिन, समझे ना? 5 दिन के अंदर हमको कंप्लीट चैप्टर करना है। सर मेरा स्कूल में हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था, तो मेरा साइंस में 75 आया था 80 मार्क्स में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो हमें एक चैप्टर पे 5 दिन देना, और इन 5 डेज में हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट, सबसे पहला काम क्या करना है, चैप्टर को कंप्लीट,
ये मेरा पहला मोटिव होगा, ये मेरा पहला काम होगा। दूसरा काम क्या होगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर कंप्लीट ही नहीं करना है, इनसे रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं, इनसे रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं। तीसरा, तीसरा मैं आपको बता दूं, तीसरा बता दूं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करने ही है, बट उसके साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करने हैं। क्यों सर, क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो बेस है वो मजबूत होने वाला है भाई। क्योंकि हर एक चैप्टर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तभी आप एग्जाम में जाकर अच्छे से लिख पाओगे। तो ये 3 मोटिव हम लोग को बनाने हैं 5 दिनों के अंदर। एक चैप्टर के लिए 5 दिनों के अंदर ये 3 चीज हमें टोटल करने हैं उस चैप्टर के, उस चैप्टर से रिलेटेड। तो माइंड सेट बना लो कि 60 दिन में हमें एक चैप्टर के लिए कितना दिन मिल रहा है, मात्र 5 डेज मिल रहा है। और आपको स्टडी कैसे करनी है, आपको स्टडी कैसे करनी है, तो इसके लिए मैं रूल्स बना रहा हूँ। देखो, आप दीसू सर के रूल्स को नहीं तोड़ोगे, वादा करो, आप जितने भी बच्चे हैं, आप वादा करो कि आप दीसू सर के रूल को नहीं तोड़ोगे। हमसे वादा करो कि दीसू सर के रूल को नहीं तोड़ेंगे। चलो वादा करो, जल्दी बताओ, वादा करो, प्रॉमिस करो हमसे कि आप दीसू सर के रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। अरे सब हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई, सब हो जाएगा। चलो पहले वादा करो। सर बैच में टेस्ट सीरीज अलग से लेना पड़ेगा। आपके टेस्ट सीरीज के, हालांकि यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस करा देंगे, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, आपका मन हो तो आप ले सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप कोई बात नहीं, लेकिन ले लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज जब करोगे ना तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। एंड कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको क्या बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। ठीक है सर, एप्लीकेशन में लाइव वो देखो बच्चा, वो इशू है हम लोग का, एप्लीकेशन वाले से बात हो गई है, डेवलपर से बात हो चुकी है, और वो आपकी इशू को जल्द से जल्द क्या किया जाएगा बच्चा, फिक्स किया जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, पहले आप दीसू सर से वादा करो कि जो दीसू सर रूल बनाएंगे, जो दीसू सर रूल बनाएंगे 60 डेज के लिए, वो आपको करना है, वो आपको रूल को फॉलो करना है। प्रॉमिस करो, चलो फटाफट से प्रॉमिस करो, वादा करो दीसू सर से भाई, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो तो जल्दी। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो ठीक है ठीक है। तो हमारे रूल्स क्या क्या होंगे, सबसे पहला हमारे रूल्स क्या होंगे, लोकल रूल्स बनाते हैं। कौन से रूल्स बनाते हैं बच्चे, लोकल रूल्स बनाते हैं, जिनको आपको फॉलो करना है, जिनको आप लोग क्या करना है, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, याद रखना, डीएसएलआर, डीएसएलआर, ये चीज आप याद रखो, याद रहेगा ना। डीएसएलआर मतलब, डीएसएलआर मतलब दीसू सर के, दीसू सर के लोकल रूल्स, दीसू सर के लोकल रूल्स। आपको ये रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहला, सबसे पहला आपको स्टडी करना है, आपको स्टडी करना है बिल्कुल, बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से। पहला रूल, पहला रूल ये है कि आपको स्टडी करना है बिल्कुल शांत मन से। शांत मन से कहने का मतलब बिल्कुल रिलैक्स मोड में, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। रिलैक्स मोड में क्यों कह रहे हैं, रिलैक्स मोड में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप स्टडी जब करोगे तो आप दुनिया की हर बात भूल जाओ। क्या मैंने दिन में किया, ये मैटर है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा आपको पढ़ाई करते समय ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, पढ़ाई करते समय ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ये माइंडसेट बना लो, ये माइंडसेट बना लो। तो सबसे पहला रूल यही है कि स्टडी विथ शांत मन, स्टडी विथ शांत मन। बोले थे ना लोकल रूल्स बना रहे हैं इसलिए हिंदी इंग्लिश मिक्सअप बनाते हैं। तो स्टडी विथ शांत मन आपका पहला रूल हो गया। दूसरा, दूसरा रूल है कि जब भी पढ़ोगे विथ, जब भी पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे स्टडी विथ अ कॉपी एंड ए पेन। जब भी आप पढ़ोगे क्या करोगे, एक कॉपी और कलम अपने साथ लेकर बैठोगे, एक कॉपी और कलम साथ लेकर बैठोगे। ठीक है ना,
तो जब भी पढ़ोगे, दूसरा रूल क्या है कि स्टडी विथ अ कॉपी एंड अ पेन। आप जब भी पढ़ोगे कॉपी और कलम को साथ लेकर बैठोगे और जो भी पढ़ाया जाएगा एट ए टाइम कॉपी पे नोट करना है। सर पीडीएफ तो प्रोवाइड हो जाएगी, सर पीडीएफ तो प्रोवाइड हो जाएगी, फिर मैं आपके क्लास में नोट क्यों करूँ? गलत बात। मैं बार-बार बोलता हूँ, जितने भी मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कॉपी कलम लेकर बैठो। क्यों बैठो? क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँ और एट ए टाइम जब तुम उसको नोट करोगे, एट ए टाइम जब उसको क्या करोगे आप नोट करोगे, तो कितनी ऐसी बातें होती है ना, कितनी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, जो आप रट लोगे तो नहीं याद होगा, बट उसको आप लिखोगे, बट उसको आप क्या करोगे लिखोगे, तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है, वो आप नहीं भूलते हो। ये फैक्ट की बात है। वो आप नहीं भूलते हो। तो जब भी बैठोगे क्या करोगे? कॉपी और कलम लेकर बैठोगे। तीसरा रूल तीसरा रूल क्या है? आपको आपको अपने डेस्क पे बैठ के पढ़ना है। डेस्क मतलब समझ रहे हो ना? चेयर एंड टेबल। चेयर एंड टेबल पे बैठ के पढ़ना है। सर ये क्यों बोल रहे हो? ये क्यों बोल रहे हो? बैठ के पढ़ना है, ठीक है? ये क्यों बोल रहे हो सर? ये इसलिए बोल रहे हो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कितने बच्चे होते हैं जो मेरे सोकर पढ़ते हैं, आराम से रिलैक्स मोड होके पढ़ते हैं, मोबाइल को सामने रख दिया, बिस्तर पे सो गए, बेड पे सो गए, ठीक है? तो वे वो क्या करता है, वो आपके माइंड को एकदम से रिलैक्स बनाता है, मतलब सोने वाले मूड में बनाता है, सोने वाले मूड में बनाता है। बट आप डेस्क पे, चेयर और टेबल पे बैठ कर पढ़ते हो, चेयर और टेबल को पे बैठ के पढ़ते हो, तो आपका माइंड जो है ना, एक चीज़ पे फ़ोकस्ड रहता है। कि नहीं मुझे मैं यहाँ से तभी उठूँगा, मैं यहाँ से तभी उठूँगा जब मेरा क्लास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ से तभी उठूँगा जब मेरा क्लास जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है कि आपको डेस्क एंड चेयर और टेबल पे बैठ के पढ़ना है। चेयर और टेबल पे बैठ के पढ़ना है, बाकी आप लेट के नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद चौथा रूल चौथा रूल देखो, 3 रूल मैंने बताया, ये 3 रूल आपको फॉलो करने ही करने हैं और चौथा रूल क्या है? नेवर नेवर ब्रेक द नेवर ब्रेक द ऑल रूल्स। आपको इन तीनों रूल्स को कभी नहीं तोड़ना है। आपको इन तीनों रूल को कभी नहीं तोड़ना है। चौथा रूल मेरा यही है कि आपको इन तीनों रूल्स को कभी नहीं तोड़ना है। तो आपको डीएसएलआर याद रहेगा, दीसू सर के लोकल रूल्स याद रहेंगे। तो दीसू सर के लोकल रूल्स 4 रूल्स है। सबसे पहले शांत मन से स्टडी करना है, पूरी दुनिया को भूल के, पूरी दुनिया को भूल के। दूसरा, स्टडी विथ अ कॉपी एंड पेन, हमेशा अपने साथ एक कॉपी और कलम को लेकर बैठना है। तीसरा, आपको डेस्क यानी चेयर और टेबल पर बैठ के पढ़ना है। और चौथा, नेवर ब्रेक द ऑल रूल्स। ये 3 रूल्स को आपको कभी नहीं तोड़ने हैं। ये 3 रूल्स को आपको कभी नहीं तोड़ने हैं। अगर इस माइंडसेट से सर ऐसा ही हमेशा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो, अगर आप इन रूल्स को क्या करते हो, फॉलो करते हो, तो याद रखना कि इन 60 डेज के अंदर, इस 60 डेज के अंदर ये जो मेरे पास क्या है, हमारे पास जो 60 डेज है, हमारे पास जो क्या है बच्चा, 60 डेज है। इन 60 दिनों के अंदर आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है, आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है, वो हमारे साथ, आपके दीसू सर के साथ, आपके साइंस के लिए बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर आप डीएसएलआर को फॉलो करते हो, अगर आप डीएसएलआर को फॉलो करते हो, तो याद रहेगा ना, प्रॉमिस किए हो और वादा करो कि ये प्रॉमिस कभी नहीं टूटना चाहिए। वादा करो कि ये प्रॉमिस कभी नहीं टूटना चाहिए। एक और प्रॉमिस, प्रॉमिस के लिए एक और प्रॉमिस, ये प्रॉमिस कभी नहीं टूटना चाहिए। ठीक है? फिर क्लास को एंड करते हैं। फिर क्लास को एंड करते हैं। तो आपको मैंने सिलेबस बता दिया। सिलेबस से के साथ-साथ आपको 60 डेज़ की माइंडसेट बता दी। 60 डेज़ में हमें क्या-क्या करना है और साथ-साथ ये भी बता दिया कि हमारे कौन-कौन से रूल्स को फॉलो करके, कौन-कौन से रूल्स को फॉलो करके ये हम 60 डेज़ में अपना कर सकते हैं। चलो। सर ब्रूनो आइज़ैक क्या बोल रहे हो? नहीं पहचानते बच्चा, नहीं पहचानते हैं। चलो ठीक है, प्रॉमिस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है? तो बस आज हम लोग क्लास को यहीं करते हैं और कल से हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रॉपर क्लास को। कल से हम अपने प्रॉपर क्लास को क्या करते हैं भाई, शुरू करते हैं। वेरी गुड। सर आप
नो ब्रेक द प्रॉमिस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ द वर्ल्ड, अरे ये कौन है? ठीक है, ठीक है। तो चलो वेरी गुड, थैंक यू, बहुत मज़ा आया आज के लिए। ठीक है, आज को हम आज वैसे भी मैं क्लास के मूड से नहीं आया था, आपको सिलेबस बताने ही आया था और आपको एक अच्छा-सा माइंडसेट देने आया था कि आप आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? तो डीएसएलआर याद रहना चाहिए, डीएसएलआर को फॉलो करना है और इन 60 डेज़ के अंदर आग लगा देना है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर साइंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन जो ऐसा लगे कि नहीं बनने वाला है, तो ऐसे ऐसी नौबत आने ही नहीं देनी है। ऐसी नौबत आपको आनी ही नहीं देनी है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। एंड कमिंग इन माय स्कूल एंड आई आस्क अ क्वेश्चन अबाउट लाइफ। ओके, 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 डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, तो कल से हम लोग क्लास अपने प्रॉपर क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारे पास 1 डे कम हो गया। हमारे पास 1 डे है, वो क्या हो गया बच्चा? कम हो गया। अब 1 दिन कम हुआ है, 1 दिन कम हुआ है तो हमारे पास बच गया 59 डेज़। 59 डेज़। अब इन 59 डेज़ के अंदर हम लोगों को कंप्लीट सिलेबस करना है और उन सारे चीज़ों के साथ जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो चलो कल से क्लास को स्टार्ट करते हैं और खत्म भी करते हैं 60 दिनों के अंदर। तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर से कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट और जय हिंद आप सभी।